Now, Sri Digvijay Singh, your party has negative type. So what do you do? Sir, Your party has I'll negative convert type. into positivity. That is I'll try and convert into positivity. okay. Let me see. Let me see. Sir, It is a question of negation. There is an theory. 10 plus less than 15 minutes. जब से सरकार आई है महोदय, तब से राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं होने के कारण ये इन प्रकार से उन्होंने अपने जितने भी कानून यहां पर लाने का प्रयास किया जिसमें वो नहीं चाहते थे कि मतदान किया जाए, उसको उन्होंने मनी बिल में परिभाषित कर दिया। कि उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि उन्होंने संविधान की जो आर्टिकल 110 है उसका उपयोग उन कानून में भी कर दिया जो कि मनी बिल की भाषा में नहीं आते हैं। सर, फाइनेंस बिल 1 फरवरी को लोकसभा में पेश हुआ और लगभग 1.5 महीने से ज्यादा वित्त मंत्री जी चुप रहे और जिस दिन लोकसभा में ये फाइनेंस बिल डिस्कशन के लिए आ रहा था, भारी भरकम उन्होंने अमेंडमेंट्स लाए जिसका कि पूर्व उदाहरण हमारे प्रजातंत्री व्यवस्था में देखने को नहीं मिलता। और उसके बाद उन्होंने वहां से उसको पारित करा दिया और यहां पर ले आए। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, बहुत बड़े पैमाने पे स्वीपिंग चेंजेस किए गए और जैसा कि कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि सरकार चुनी गई है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, लेकिन जो इसमें प्रावधान किए गए हैं, जो अधिकार अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं, उससे तो लगता है कि मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 40 ऐसे कानून हैं जिनको कि इस फाइनेंस बिल के अंतर्गत लाकर उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं और उसमें से अधिकांश केवल 3 को छोड़कर पार्ट 7, पार्ट 10 और पार्ट 13, इनको छोड़कर सारे के सारे ऑर्डिनरी बिल हैं, फाइनेंस बिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने जो राज्यसभा के सदस्यों का एक अधिकार था उसमें चर्चा करने का, उसमें अमेंडमेंट्स लाने का, वो अधिकार भी हमारा छीन लिया। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि इंस्पेक्टर राज समाप्त किया जाएगा, लेकिन यहां इंस्पेक्टर राज इतने बड़े पैमाने पर ले आए हैं कि छोटे से छोटा अधिकारी तक को यह अधिकार दे दिया गया है कि वो बिना कारण बताए, पूर्व में हमारे चिदम्बरम जी यहां मौजूद हैं, कभी कोई रेड होती थी तो उसकी लिखित में इजाजत ली जाती थी और लिखित में इजाजत लेने के पश्चात जब रेड डालकर ट्रिब्यूनल के सामने प्रस्तुत भी किया जाता था तो उसका विधिवत कारण दिए जाते थे, किन कारणों से यह रेड की गई। अब ये सारे किसी भी कारण को बताने की आवश्यकता नहीं। पूर्व में कमिश्नर से नीचे के लोगों पर रेड करने का अधिकार नहीं था, अब आपने असिस्टेंट कमिश्नर तक को यह अधिकार दे दिया है। इससे स्वाभाविक है कि जिस प्रकार के हालात हैं वसूली होगी और बड़े पैमाने पे वसूली हो भी रही है। माननीय सभापति महोदय, जब से सरकार आई है, आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लीजिए, जो सामान्य तौर पर नोटिस देने पर जो एक रेट फिक्स थी बिटवीन चार्टर्ड अकाउंटेंट और इनकम टैक्स अधिकारियों के, उसमें 4 से 5 गुना वृद्धि हुई है। जो काम 10,000 में निपटता था वो अब लगभग 50,000 से 1 लाख में निपटेगा। यही नहीं है, आपने डिमोनेटाइजेशन के बाद 18 लाख लोगों को आपने नोटिस दिया है और 18 लाख लोगों का यदि मिनिमम 5 लाख का भी नोटिस दिया गया है तो 90,000 करोड़ के नोटिस आपने इशू हुए और ये सारा खेल इनकम टैक्स अधिकारियों का, कस्टम्स अधिकारियों का, ये खेल नोटिस देने पर ही खुलता है। कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति
जिसको नोटिस मिल गया कि आपको 5 लाख आपने कहां से जमा किए, वो साधारण तौर पर अपने चार्टर्ड अकाउंट से कहेगा भैया देख लो कैसे निपटता हो। 10% से लेके 20% में प्रेमचंद गुप्ता जी ज्यादा इस बात को मुझे बता पाएंगे कि किस प्रकार से ये समझौता होता है। और अगर आप समझ लें कि यदि 10% में भी समझौता हुआ तो 90,000 करोड़ का समझौते में 9,000 करोड़ का लेन देन होगी। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज मेरे जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसके बारे में आपको अलग से मैं अपनी बात कहूंगा, उसका समय अभी जाया नहीं करना चाहता। लेकिन आज शरद पवार जी ने जो बात कही है वो वाकई में एक बहुत ही गंभीर बात है। इस देश में सहकारिता के क्षेत्र में किसानों का भला होता आया है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के अधिकार नोटबंदी में समाप्त कर दिए गए। 9 तारीख को कहा गया कि आप जमा भी कर सकते हैं और आप वापस आप लौटा भी सकते हैं, लेकिन 13 तारीख को अधिकार छीन लिए गए। 14 तारीख को, यानी कि 10, 11, 12, 13 नवंबर 4 दिन के अंदर लगभग 44,000 करोड़ रुपए इन रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में जमा हुए। अब वो उनके पास है, उनका ना तो वो खर्च कर सकते ना उसका लोन दे सकते। ये उनके पास एक फिक्स कैपिटल होगी जिस पर उनको ब्याज भी देना पड़ रहा है। आपके निर्देशन पर हम चाहेंगे कि वित्त मंत्री जी इसका जवाब दें। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि एक तरफ तो जहां रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को ये जमा करके और नोटबंदी का कोई अधिकार नहीं किया गया, वहीं मेरा ये आरोप है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को यह अधिकार दिया गया, शेड्यूल बैंक्स को अधिकार दिया गया। और माननीय उपसभापति महोदय, गुजरात के एक भूतपूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी ने तो लिखित में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि फला फला व्यक्ति के लोग खुलेआम 1 करोड़ के पुराने नोट ले रहे हैं और 67.5 लाख रुपए के नए नोट दे रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मैंने इसका प्रश्न भी पूछा है कि आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि आरबीआई के ट्रेजरी चेस्ट से कौन कौन से बैंकों को कितने कितने नए नोट कब कब दिए गए। मेरा यह आरोप है कि अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक जो अहमदाबाद में है उसको बड़े पैमाने पर नए नोट दिए गए हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहूंगा, वे अपने जवाब में हमें इस बात की जानकारी दें कि आखिर अहमदाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कितने नए नोट दिए गए हैं, क्योंकि आप ही की पार्टी के भूतपूर्व विधायक ने यह आरोप आप पर लगाया है। सर, मैं यह भी कहना चाहता हूं आपसे कि अभी ज्यादा समय नहीं, आई कन्फाइन माई सेल्फ टू 10 मिनट्स। अभी मुझे जानकारी मिली है कि एनजीओज ने, जो इस देश के सबसे जाने माने एनजीओज हैं, उन लोगों ने मेरे पास भी एक मेमोरेंडम दिया है और उन्होंने इस बात की आपत्ति की है कि एक तरफ आप एनजीओज की फंडिंग पर रोक लगा रहे हैं, एक तरफ आप ईमानदारी से जो जनता के बीच में काम करने वाले एनजीओज हैं उनके काम में आप बाधा डाल रहे हैं, उनके एफसीआरए क्लियरेंसेस आप समाप्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल फंडिंग के लिए आप खुली छूट दे रहे हैं। अब किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपने कितनी राशि किस पार्टी को दिया। स्वाभाविक है, इसका लाभ किसको मिलेगा? इसको कोई रिसर्च रॉकेट साइंस नहीं है माननीय उपसभापति महोदय। मूल रूप से अपनी ही पार्टी को पूरा फायदा दिलाना और उस पर कैप हटा देना और उसको एनोनिमिटी रखना, ये अपने आप में ये बात बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत केवल दूसरों को परेशान करने की है और उसका राजनीतिक लाभ लेने की है। मैं आपसे अनुरोध यह भी करना चाहता हूं कि जहां उन लोगों ने ये कैपिंग की बात की है, वहीं ये बात भी उन्होंने की है कि आधार के बारे में आज चर्चा होने वाली है। आज ही आप देखेंगे कि एमएस धोनी के जो आधार कार्ड था, माननीय मंत्रालय के मंत्री जी के कार्यालय ने ही उसको पब्लिक कर दिया। ये सरकार सब लोगों को सर्वेलेंस में रखना चाहती है। रखे, हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की एज में कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन इनकी जो बदनीयती है
वो इस फाइनेंस बिल के माध्यम से सामने आती है, इसलिए हम इनका विरोध करते हैं। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि मेरे अमेंडमेंट्स जो हैं मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा और सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेरे अमेंडमेंट्स जो कि बुनियादी तौर पर ये सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को अधिकार देने वाली बात है, इंस्पेक्टर राज लाने वाली बात है, इस पर नियंत्रण करने के लिए ये जरूरी है कि उन अमेंडमेंट्स को स्वीकार किया जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी लोगों से भी प्रार्थना करूंगा जिनको इस अमेंडमेंट में वाकई विश्वास नहीं है और जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से पीड़ित हो चुके हैं, वो कम से कम मेरे अमेंडमेंट्स का साथ दें। धन्यवाद।